हेलो। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज का ये जो सेशन है हमारा CHSL जो आने वाला है एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में, उसके रिगार्डिंग है। इसमें हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इसमें मैंने हाल ही में जो स्टेनो का पेपर हुआ था ना, उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे। तो मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश करा था 322 BC में, है ना। और इसके लिए इन्होंने हराया था धनानंद धनानंद जो कि नंदा डायनेस्टी के रूलर राजा थे, है ना। उनको हरा के इन्होंने मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश करा था। ठीक है। और इस लड़ाई में इनका साथ जिन्होंने दिया था वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है हिस्ट्री के, चाणक्य, जिनको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है ना। तो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। विच राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में मोहम्मद गौरी को कौन से राजपूत रूलर ने हराया था? पहली बात तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुआ कब था? ये हुआ था 1191 AD में। हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो हमसे राजा का नाम पूछा है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद एक सेकंड बैटल भी खेला गया था, लड़ा गया था, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, है ना। वो हुआ था 1192 AD में। ठीक है। जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और दिल्ली और अजमेर दोनों पे कब्जा कर लिया था। ठीक है। तो दो बैटल ऑफ टेरेन खेले गए, लड़े गए थे। एक था 1191 और एक था 1192 AD। विच मुगल एम्पर issued the Deccan campaign against the Marathas and spent significant time in the region। कौन सा मुगल एम्पर था जिसने एक डेक्कन कैंपेन लॉन्च करा था, है ना, और एक सिग्निफिकेंट टाइम उस रीजन में स्पेंड करा था। तो ये जो राजा थे ना, इनको अपना जो सल्तनत थी वो बढ़ानी थी, और उसके लिए उन्होंने डेक्कन रीजन जो होता है ना, उस पर कब्जा करने की कोशिश करी थी, जिसके कारण इन्होंने काफ़ी टाइम वहाँ पे लड़ाई करी थी। और ये लड़ाई हुई थी मराठास के खिलाफ इनकी, है ना। पर ये कभी उसको जीत नहीं पाए। ठीक है। उनका मेन मोटो तो यही था कि मराठास को हटा के और मुगल एम्पायर को एक्सपैंड करके डेक्कन और साउथ रीजन जो है उसको लिया जाए। पर वो इस मंशा में कभी कामयाब नहीं हो पाए, उनकी मंशा कभी कामयाब ही नहीं हुई, है ना। तो ये जो राजा थे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो थे औरंगजेब। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, औरंगजेब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है? तो ये जो सिविलाइजेशन है उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का माना जाता है कि ये 2350 से 1750 BC के बीच में थी। ठीक है। तो ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है ना। और इसको एक और नाम से माना जाता है, जाना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सबसे पहली साइट जो मिली थी वो थी हड़प्पा। हड़प्पा मिली कब थी? 1921 AD में, है ना। हड़प्पा है कहाँ पे लोकेटेड? हड़प्पा रीजन जो है वो पंजाब, पाकिस्तान में लोकेटेड है। ठीक है। सबसे पहली हड़प्पन थी, हड़प्पा साइट मिली थी, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। विच प्रतिहारा रूलर सक्सेसफुली रिपेल्ड अरब इन्वेशन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। कौन से प्रतिहारा रूलर ने
जो अरब इन्वेजन होते थे ना, उसको हराया था, उसको रोका था। तो ये जो राजा थे इनका नाम था नागभट्ट वन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागभट्ट वन। ये फाउंडर थे, प्रतिहारा डायनेस्टी जो थी ना, उसके फाउंडर थे ये। ठीक है, ये इसके फाउंडर थे। और इन्होंने जो अरब इन्वेजन हो रहा था सिंध साइड से, है ना, इंडिया में जो अरब इन्वेजन हो रहा था ना सिंध साइड से, उसको आ, बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुली रोक दिया था, रिपेल कर दिया था। विच टेम्पल बिल्ड बाय द चंडेला डायनेस्टी इन 10th-11th सेंचुरी इज नोन फॉर इज एक्सक्यूजिट स्कल्पचर्स। ठीक है, चंडेला डायनेस्टी ने एक मंदिर बनाया था, ठीक है, 10वीं और 11वीं शताब्दी में बना था वो। ठीक है, उसको, उसकी जो आकृतियां हैं उसमें जो मूर्तियां हैं उसके लिए बहुत फेमस है वो। तो हमसे पूछा है वो चंडेला डायनेस्टी का जो मंदिर है उसका नाम क्या था। ठीक है, तो उस मंदिर का नाम था कंडारिया महादेव टेम्पल। ऑप्शन ए, कंडारिया महादेव टेम्पल। है कहाँ पे? खाजुराहो। खाजुराहो जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है एमपी का, वहाँ पे लोकेटेड है। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था विद्याधर विद्याधर नाम के जो राजा थे चंडेला डायनेस्टी के। इन्होंने लगभग 1025 1050 एडी के बीच में ये बनाया था, है ना। भगवान शिव का मंदिर है ये। और इसकी जो स्कल्पचर्स की बात की गई है ना, इस स्टाइल को कहते हैं नगर स्टाइल आर्किटेक्चर। ठीक है, नगर स्टाइल आर्किटेक्चर कहा जाता है इसको। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, कंडारिया महादेव टेम्पल है कहाँ पे? खजुराहो, छतरपुर, मध्य प्रदेश में। बनाया किसने था? विद्याधर, जो राजा थे, राजा विद्याधर ने इसको बनाया था। और स्टाइल की बात की जाए, कौन सा आर्किटेक्चर यूज हुआ है, तो नगर स्टाइल आर्किटेक्चर। विच कन्फेडरेशन ऑफ सल्तनट्स डिफीटेड द विजयनगर एम्पायर इन बैटल ऑफ टलीकोटा? बैटल ऑफ टलीकोटा हुआ था, उसमें कौन से विजयनगर एम्पायर हारा था? तो हमसे पूछा गया है कि जो सल्तनत का जो ग्रुप था उसका नाम क्या था। ठीक है, बैटल ऑफ टलीगढ़ हुआ कब था? बैटल ऑफ टलीगढ़ हुआ था जनवरी 23 1565 में। ठीक है, जनवरी 23 1565 में हुआ था। विजयनगर एम्पायर और 4 डेक्कन के राजा थे। ठीक है, डेक्कन सल्तनत कह लीजिए। ठीक है, डेक्कन सल्तनत थी 4, है ना। उन चारों ने मिलके विजयनगर एम्पायर जो है उस पर हमला करा था। विजयनगर एम्पायर के उस टाइम पे राजा थे राम राय। ठीक है, राम राय थे उस टाइम विजयनगर एम्पायर के राजा। और ये जो 4 डेक्कन सल्तनत थी ये कौन कौन सी थी? अहमदनगर, बीजापुर, ठीक है, गोलकोंडा, बिदर। ठीक है, ये दो चारों सल्तनत जो थी इन्होंने मिलके विजयनगर एम्पायर पे हमला करा था। और इसमें जीत इन्हीं की हुई थी। ठीक है, और बैटल ऑफ टलीकोट जो है ना, उसको एक और नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ राक्षसी तंगाड़ी। ठीक है, ये एक और नाम है जिससे ये बैटल ऑफ टलीकोट जाना जाता है। तो हमसे पूछा गया ये जो कन्फेडरेशन था सल्तनत का, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते थे डेक्कन सल्तनत। ऑप्शन डी, डेक्कन सल्तनत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रास बिहारी बोस? रास बिहारी बोस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो रास बिहारी बोस का पहला स्टेटमेंट है, ही फाउंडेड द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन टोक्यो 1942। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ये लीग 1942 में टोक्यो में इसकी स्थापना करी थी। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन गदर मूवमेंट इन फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज।
ठीक है, ये भी सही है इनके लिए, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। ही वॉज ऑनर्ड बाय द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये भी सही चीज़ है, इनको ये टाइटल मिला गया था। ठीक है, ही वॉज द इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, ये चीज़ गलत है, ये पहले कमांडर इन चीफ नहीं थे, पहले जो थे उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो सबसे पहले कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी को, जिसको आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ए बी और सी सही है, डी वाला जो है वो गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट of assertion is followed by a statement of reason. Select the correct answer. रोज ऑफ हमें बताना है, इनमें से दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला जो स्टेटमेंट है हमें चेक करना है कि वो सही है नहीं है, और उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है आर जो है ना, ये रीज़न वाला, हमें बताना है क्या पहला ए का ये रीज़न है। ठीक है, ये चेक करना होता है असर्शन और रीज़न में। पहला जो स्टेटमेंट है वो है रोज ऑफ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स एट हरप्पा वर यूज्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनीज। सर्कुलर ब्रिक का प्लेटफॉर्म था वो हरप्पा में रिलीजियस सेरेमनीज के लिए यूज़ हुआ, तो हमारा असर्शन ही गलत है, ए जो ऑप्शन है वो गलत है। वो रिलीजियस सेरेमनी के लिए यूज़ नहीं होता था, वो होता था जो फसल होती थी ना, जो ग्रेन्स होते थे उनको सुखाने के लिए। ठीक है, उनको सुखाने के लिए, या उनको जो थ्रैश करते हैं ना, कोई फसल होती है उसमें आपने देखा हो गेहूं की फसल को ऐसे एक ईंटों के उस पर मारा जाता है। ठीक है, उसके लिए वो उसका यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। दीज प्लेटफॉर्म्स आर फाउंड टू कंटेन व्हीट एंड बार्ले ग्रेन्स, ये सही है हमारा। ठीक है, तो पहला जो है असर्शन वो गलत है, रीज़न वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A is false but R is true. In the context of Mughal administration, who were referred as शेखजादास और हिंदुस्तानीज? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में शेखजादा और हिंदुस्तानी किसको कहा जाता था? तो ये जो नाम दिया जाता था ना, ये उनको दिया जाता था वो जो मुस्लिम होते थे ना, नेटिव मुस्लिम्स। ठीक है, मुस्लिम्स है ना, जिनका जन्म इंडिया में हुआ है। ठीक है, इंडिया में हुआ है, और उनको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव या मिलिट्री पोजीशन पे रखा जाता था ना, उनको कहा जाता था शेखजादा या हिंदुस्तानी। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिजिनस मुस्लिम्स हु हेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अंडर मुगल रूल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद हिज लीडरशिप रोल इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनमें से कौन है जिनका जो लीडरशिप रोल में जो के हिसाब से जो मैच किया गया है वो बिल्कुल सही है? ठीक है, तो जीवी मलंकर, चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जीवी मलंकर जी जो थे वो जो है कमेटी ऑफ फंक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये चेयरमैन थे उस कमेटी के, है ना, और इसके बाद इन्होंने ये पहले स्पीकर भी थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये पहले स्पीकर भी थे लोकसभा के। बी आर अम्बेडकर, हेड ऑफ कमेटी ऑफ फंक्शंस ऑफ असेंबली, नहीं ये बिल्कुल गलत है। ये ड्राफ्टिंग, ये गलत है, ये इसके नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी ना उसके हेड थे। ठीक है, और एन गोपाल स्वामी अय्यनगर ये थे, इसमें लिखा गया है कि चेयरमैन ऑफ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, नहीं इसके ये चेयरमैन नहीं थे, इसके इस कमेटी के जो चेयरमैन थे ना उनका नाम था के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी था उनका नाम, और के एम मुंशी लीडर ऑफ कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये गलत है।
इस कमेटी के हेड जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इस कमेटी फंडामेंटल राइट्स की जो कमेटी थी ना उसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें सिर्फ एक ही हमारा जो है ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। हु एडेड द क्रेडेंशियल्स कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? क्रेडेंशियल्स कमेटी बनी थी, ठीक है, जिसका काम था कि इलेक्शन सर्टिफिकेट जो है ना मेंबर्स के, उसको चेक करना, ठीक है, और वेरीफाई करना उसको, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है कि उसके हेड कौन थे, है ना। तो उसके हेड जो थे वो थे अलादी कृष्णमूर्ति अय्यर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बाकी भी देख लेते हैं हम। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे चेयरमैन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन, ठीक है। यहाँ और यूनियन पावर कमेटी जो बनी थी ना उसके चेयरमैन भी थे ये, है ना। और टी कृष्णमाचारी और के एम मुंशी जी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना उसके मेंबर थे, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। आगे बढ़ते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन फीचर इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद ऑस्ट्रेलियन कमेटी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इनमें से कौन सा जो फीचर है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है, ठीक है। तो पहला है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये बिल्कुल सही है, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने। जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ये भी सही है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर ये गलत है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं, ये हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। कनाडा से लिए ये स्टेटमेंट, ये स्ट्रक्चर। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी गलत है, ये हमने वापस कनाडा से लिया, ठीक है। तो हमारे सिर्फ दो ही हैं इनमें से, जो ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए एंड बी बोथ। Who was the chairman of advisory committee on fundamental rights, minority and tribal and excluded areas in the Constituent Assembly? ठीक है, तो जो एडवाइजरी कमेटी बनी थी फंडामेंटल राइट्स पे, हमसे पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल और एक्सक्लूडेड एरिया जो थे उस पर कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कमिटीज़ बनी थी जैसा आपको पता है। तो ये जो कमेटी थी ना इसके जो चेयरमैन है उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू जी का मैंने बताया आपको, यूनियन पावर और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी उसके थे। के एम मुंशी जी ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके मेंबर थे, है ना, और स्टीयरिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे। और बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। तो ये सब याद रख लीजिएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज क्वासी फेडरल और फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट, प्राइमली ड्यू टू विच कैरेक्टर्स? ठीक है, क्वासी फेडरल कहा जाता है भारतीय संविधान को, तो वो किस कारण है? वो कारण यह है कि उसमें जो पावर्स है ना वो बराबर डिवाइडेड है, ठीक है। डिवाइडेड है एज इन सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड है, पर सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। इस कारण से जो भारतीय संविधान है उसको क्वासी फेडरल कहा जाता है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि इस फीचर का नाम क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग
tendencies and power of union government. The preamble to the Indian Constitution declares India to be sovereign, socialist, secular, and democratic republic. Which of these terms were added to the preamble on 42nd Constitution Amendment? तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा भारत का संविधान जो है ना, वो भारत को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलता है, ठीक है। इनमें से कौन सा टर्म हमसे पूछा है, कौन से दो टर्म है जिसको, जो अमेंडमेंट हुआ था ना 1976 में, 42nd अमेंडमेंट, उसमें इन दो टर्म्स को जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये जो दो टर्म है ना, वो है सोशलिस्ट और सेक्युलर। ऑप्शन ए सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। इससे पहले सिर्फ सोवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता था भारत को, ठीक है। भारतीय संविधान में जो प्रियम्बल है ना, उसमें सिर्फ सोवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता था। सोशलिस्ट और सेक्युलर टर्म जो है वो बाद में इसमें ऐड करे गए। ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई इंडिया में जो है इक्वालिटी है, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी है और रिलीजियस टर्म्स पे न्यूट्रल हम लोग, ठीक है। इसके लिए इन टर्म्स को ऐड किया गया था। Who among the following was the chairman of drafting committee of Constituent Assembly? तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ठीक है, उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी इस कमेटी के चेयरमैन थे। कमेटी का काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना इस कमेटी का काम था। कमेटी बनी कब थी? 29 अगस्त 1947, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनाई गई थी। Initially, when the Constitution of India was adopted on 26th November 1949, how many articles and schedules did it contain? ठीक है, भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। तो हमसे पूछा गया कि उस टाइम पे उसमें कितने आर्टिकल और शेड्यूल्स थे, है ना। जब पहली बार भारत का संविधान अडॉप्ट हुआ था ना, पहली बार क्या, तो उस टाइम पे वहाँ पे 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, ठीक है। उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे, जिसमें बाद में बढ़ते गए, अमेंडमेंट्स आते गए, है ना। उसके बाद आर्टिकल्स बढ़ के आज की डेट में 470 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल है, ठीक है। 470 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। Which of the following pairs of the newly created state or union territories after the State Reorganization Act is correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर जो है, जो स्टेट यूनियन टेरिटरी बना था ना, वो सही है? मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर दिया हुआ है ना, वो किसका सही है, ठीक है। तो बात की गई है झारखंड की। झारखंड जो है, झारखंड 2001 में नहीं बना था, झारखंड बना था 2000 में, ठीक है। उत्तराखंड जो है ये भी हमारा बना था 2000 में, है ना। तेलंगाना 2001 में नहीं, 2014 में अलग हुआ था। और छत्तीसगढ़ जो है वो 2000 में हुआ था। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। In the sequence of planets in the solar system, which planet comes in between Mars and Saturn? तो जो सीक्वेंस है ना प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम में, उसमें मार्स और सैटर्न के बीच में कौन सा प्लैनेट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले सोलर सिस्टम में प्लैनेट का ऑर्डर क्या है? तो प्लैनेट का ऑर्डर है, सॉरी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस
नेपट्यून। ठीक है, तो हम ये ऑर्डर है जिस ऑर्डर में ये लोग हैं। मरकरी सबसे पास है सूरज के, नेपट्यून सबसे दूर है। पहले प्लूटो भी होता था, प्लूटो को पर अब हटा दिया गया और डॉफ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया, है ना। तो हमसे पूछा गया मार्स और सैटर्न के बीच में कौन सा आता है, तो मार्स और सैटर्न के बीच में आता है जुपिटर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जुपिटर। द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज डैश टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। धड़ धड़ सूरज का जो डायमीटर है ना, वो धरती के डायमीटर के कितने गुना है। ठीक है, तो सूरज का जो डायमीटर है वो है लगभग 864 माइल्स। ठीक है, सॉरी 8,64,000 माइल्स, है ना। ठीक है, लगभग 13 लाख किलोमीटर का इसका रेडियस है। और वहीं अगर भारत की बात की जाए, ओ सॉरी धरती की बात की जाए, तो ये उससे 109 गुना बड़ा है। ठीक है, 109 गुना बड़ा है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया कि कितने टाइम्स बड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 109। सनलाइट रीचेस अर्थ इन हाउ मेनी मिनट्स। सूरज की रोशनी भारत कितनी मिनट के बाद पहुंचती है। तो सूरज और धरती में डिस्टेंस कितना है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। तो इसके हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन लगाया था साइंटिस्ट ने कि कितना टाइम लग जाता होगा। तो ऑन एन एवरेज सूरज की रोशनी को भारत पहुँचने धरती पे पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया यहाँ पे मिनट में ही पूछा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मिनट। व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सन। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है सूरज का। ठीक है, सूरज किस मतलब मेन इंग्रेडिएंट जो होता है किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो सूरज क्या है, सूरज एक बॉल है गैसेस का। ठीक है, अलग अलग टाइप की गैस जो है वो मिलके एक बड़ा गोला बनाया हुआ है ना। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा है 91% जो मात्रा है वो है हाइड्रोजन की। ठीक है, और सेकंड में आता है 8.9%, वो आता है हीलियम। ठीक है, ये जो है वो एटम दो टाइप से है ना डिसाइड किया हुआ है। एक होता है एटम के बेसिस पे नंबर ऑफ एटम जितने हैं, और एक है मास के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर एटम बेसिस पे बात की जाए तो ये रेशियो रहता है 91% हाइड्रोजन है और 8.9% हीलियम है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाएगी मास की, तो 70.6% हाइड्रोजन का मास है और 27.4% हीलियम का मास है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा क्या है, वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड। सूरज की जो बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं। सूरज की बाहरी परत को कहते हैं कोरोना। ठीक है, कोरोना, ऑप्शन डी कोरोना। आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, पर सूरज की जो इतनी ब्राइट लाइट आती है ना, इसके कारण इसको नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, नॉर्मली नहीं देख सकते, इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, है ना। और ये जो कोरोना है वो जब टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाता है ना, सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, तब देख सकते हैं आप। ये एक लेयर है ना, नॉर्मल अगर आपको देखना है तो जो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है ना उस दिन ये लेयर दिखती है, वरना उसके अलावा तो इसको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसकी सहायता से ही देखा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो सैटेलाइट। इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसकी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि हर प्लैनेट की अपनी खुद की एक सैटेलाइट होती है ना। जैसे हर प्लैनेट की एक सैटेलाइट होती है।
ठीक है, तो ऐसे 2 ही प्लैनेट हैं टोटल 8 में से जिनकी कोई सैटेलाइट नहीं है। तो वो 2 सेट प्लैनेट कौन से हैं? वो 2 हैं, मरकरी और वीनस, है ना। इन 2 के अलावा बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके पास खुद की सैटेलाइट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीनस, है ना। वीनस इज द राइट आंसर। हाउ मैनी सैटेलाइट्स डज वीनस हैव, ये मैंने अभी बताया आपको। मरकुरी और वीनस जो है उनके पास कोई सैटेलाइट नहीं होती, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0, है ना। वहीं अगर धरती की बात की जाए, अर्थ के पास एक सैटेलाइट है, ठीक है। और मार्स की अगर बात की जाए तो 2 है। सबसे ज़्यादा किसके पास है? सैटर्न के पास। सबसे ज़्यादा है सैटर्न के पास 82। उसके बाद आ जाता है जुपिटर। जुपिटर के पास है 79, ठीक है। तो ये 2 सबसे हाईएस्ट हैं। अगर यूरेनस का भी देख लीजिए, यूरेनस और नेपट्यून की अगर बात की जाए तो इन दोनों के पास, यूरेनस के पास तो है 27 और नेपट्यून के पास है 14। ये 2 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है 0 किसके पास है? मरकुरी और वीनस। सबसे ज़्यादा किसके पास है? सैटर्न और फिर जुपिटर। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ? धरती का रेडियस क्या है ना। तो धरती का जो रेडियस है ना वो है 6371 किलोमीटर। आंसर बी, 6371 किलोमीटर। भारत के बारे में, धरती के बारे में 2-3 और फैक्ट देख लेते हैं। सन से डिस्टेंस की बात की जाए तो 3rd नंबर पे आता है। साइज़ की बात की जाए तो 5th नंबर पे आता है अर्थ, ठीक है। शेप, शेप कौन सा है? स्फेरॉइड, ठीक है, स्फीयर शेप है। रेडियस मैंने बता दिया 6371 किलोमीटर। वाटर परसेंटेज क्या है? 71%, है ना। निकनेम क्या क्या दिया गया है? ब्लू प्लैनेट, है ना। और टेरेस्ट्रियल पार्ट जो है, टेरेस्ट्रियल पार्ट जो है वो है 29%, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। मास की अगर बात की जाए, मास कितना है धरती का? 5.97 टू द पावर 1024 kg, इतना मास है अर्थ का। हाउ मैनी डिग्रीज डज अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर? 1 घंटे में कितने डिग्री अर्थ रोटेट कर लेता है, ठीक है। तो जैसा आपको पता है 360 डिग्री पूरे दिन में रोटेट करता है। दिन में घंटे कितने हो गए? 24 घंटे। रोटेट कर रहा है 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितने कर लेगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 डिग्री। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज मार्स टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। मार्स कितना टाइम लेता है एक फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए? तो मार्स जो टाइम लेता है वो लेता है 24.6 आवर्स, है ना। अप्रॉक्सीमेटली 1 दिन के बराबर हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24.6 आवर्स या 1 डे। इस पीरियड को कहते क्या है? इस पीरियड को कहते हैं मार्शियन डे, है ना। ये जो फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं ना उसको कहते हैं मार्शियन डे। यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ डैश। यूरोपा किसकी सैटेलाइट है? यूरोपा जो है वो सैटेलाइट है जुपिटर की। तो जाएगा ऑप्शन डी, जुपिटर। इसके अलावा वहाँ पे कैलिस्टो और गैनीमेडा, ठीक है। ये सैटेलाइट और है जुपिटर में, है ना।
और यूरोपा की बात की जाए तो यूरोपा जुपिटर की सबसे छोटी सैटेलाइट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट जो है वो है यूरोपा। इफ अ बॉल इज थ्रोन अप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। अगर एक बॉल को आप ऊपर उछाल रहे हो, ठीक है, तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो नहीं बदलेगी। तो ये जो बॉल को अगर आपने ऊपर उछाला ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है। उसका डिस्टेंस भी चेंज हो जाता है, स्पीड भी चेंज हो जाती है, पर उसका एक्सेलरेशन जो है ना वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है जी, ठीक है, जी जो होता है ना उस पे ही बेस्ड रहेगा, ठीक है। वो कभी चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ ये जो तीन चीज़ें हैं ना, स्पीड, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस, ये चेंज होते हैं, एक्सेलरेशन कभी चेंज नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सेलरेशन। द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स डैश। द पाथ, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है ना उसको क्या कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल होता क्या है, आपने एक कोई सामान है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको एक एंगल पे फेंका, ठीक है, आपने देखा होगा, आप उछाल रहे हो, कोई थ्रो फेंक रहे हो, आप बॉल क्रिकेट खेलते हैं ना, थ्रो फेंकते हैं तो एक एंगल पे फेंकते हैं, है ना। तो वो जो मोशन होता है ना वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, वो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो पाथ वो ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है उसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ट्रेजेक्ट्री। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश। एक्सेलरेशन जो है वो किसके चेंज के बराबर होती है, किसके रेट ऑफ चेंज के बराबर होती है। तो एक्सेलरेशन जो है वो होती है वेलोसिटी की चेंज के बराबर, ठीक है। आंसर सी, वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है ना उसके चेंज के बराबर होती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लिखते भी कैसे हैं, एक्सेलरेशन का अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो तो वो होता है वी माइनस यू अपॉन टी। वी हो जाता है फाइनल वेलोसिटी, यू हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी और टी हो जाता है टाइम, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हो जाता है। तो रेट ऑफ चेंज जो है, ठीक है, टाइम के बेसिस पे वो होता है एक्सेलरेशन। अ फ्रेश एग व्हेन प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर विल डैश। एक ताज़ा अंडा है, उसको आपने नमक के पानी में रखा, ठीक है, तो वो क्या होगा। तो अगर वो ताज़ा अंडा है ना, तो जो फ्रेश एग है उसकी जो डेंसिटी होगी ना वो नमक के पानी से कम होगी, ठीक है। तो जिसके कारण वो ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, फ्लोट, ठीक है। जो एक अंडा होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है पानी, उसके नमक वाले पानी से कम, जिसके कारण वो ऊपर ही फ्लोट करता रहता है। वेब पेजेस आर क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसका इस्तेमाल करके आप वेब पेज बनाते हो। तो वेब पेज बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है, उस लैंग्वेज को कहा जाता है HTML। ऑप्शन सी, HTML। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज है जिससे आप जो वेब पेज देखते हो, ठीक है, आपने गूगल चालू करा, गूगल का जो होम पेज आया, सर्च करा, वो जो पेज आया, वो जो पेज होते हैं ना वो डिज़ाइन करता है HTML, ठीक है। वो डिज़ाइन जो होता है वो होता है HTML में। हाउ मनी मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 TB। कितने मेगाबाइट 1 TB के बराबर होते हैं। तो अगर 1024 मेगाबाइट लें, ठीक है, तो बनता है 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट लें तो बनता है 1 TB या TB, ठीक है। तो अगर हमें 1 TB लिखना है, ठीक है, 1 TB लिखना है तो वो होता है 1024 GB, और 1 GB हो जाता है 1024 MB, है ना। तो 1 TB इक्वल टू 1024 इंटू 1024 MB। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1024 इंटू 1024।
व्हाट आर द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड? कोडेड इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, कोडिंग होती है कंप्यूटर में, ठीक है, वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं आप, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर प्रोग्राम। उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है कि आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर को, कि जब ये प्रोग्राम रन हो तो आपको ये काम करने हैं, है ना। ये जो लिस्ट आपने दी हुई है ना, जो भी आपने टास्क दिए हुए हैं उसको, वो काम करने हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। Preet wants to use object oriented language for her application. Which of the following should she choose? है ना। प्रीत जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना चाहती है, तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज उसको यूज़ करनी चाहिए? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती कौन सी हैं, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं लैंग्वेजेस जिसमें आप, है ना, ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, ठीक है। जैसे आपको एक इतना बड़ा टास्क है, आपने उसको टुकड़ों में बांट दिया, और ये जो आप अलग से डिज़ाइन करते हो ना, ये इनको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारे आप ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली बना दोगे, फिर उनको कंबाइन करके कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना दोगे। तो ये काम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एफिशिएंट है, बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए इनको प्रेफर करा जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि अब है कौन कौन सी, तो जो बहुत फेमस है वो है जावा, सी प्लस प्लस, सी हैश, पाइथन, रूबी, है ना। ये कुछ फेमस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हमसे पूछा गया इनमें से कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जावा। हु क्रिएटेड फोर्ट्रान, द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फोर्ट्रान जो थी, जिसका फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है उसका, ठीक है। वो सबसे पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसको किसने बनाया था? उसको बनाया था जॉन बैकस ने। ऑप्शन सी, जॉन बैकस। जॉन बैकस जो कि आईबीएम में काम करते थे, है ना, उन्होंने इसको 1954 में बनाया था, सबसे पहले, और इसको 1957 में कमर्शियली रिलीज़ कर दिया गया था, ठीक है। तो फोर्ट्रान जो थी पहली लैंग्वेज, उसको बनाया किसने था? जॉन बैकस फॉर आईबीएम 1954 में। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय जेम्स ए गॉसलिंग? जेम्स ए गॉसलिंग जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है कनाडा से, है ना। इन्होंने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी? तो इन्होंने बनाया था जावा। ऑप्शन बी, जावा। जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसको इन्होंने जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था, जिसके कारण इनको डॉक्टर जावा नाम से भी जाना जाता है। हु इन्वेंटेड जावास्क्रिप्ट, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जावास्क्रिप्ट का आविष्कार किसने करा था? जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेस्ड है जावा पे, है ना, और इसको बनाया था ब्रेंडन एच। ऑप्शन ए, ब्रेंडन एच, ठीक है। ब्रेंडन एच जो है, इन्होंने जावास्क्रिप्ट बनाई थी, और इन्होंने एक कंपनी भी, बड़ी फेमस कंपनी भी है इनकी, मोजिला, ठीक है। मोजिला नाम से इनकी कंपनी भी चलती है, जिसका नाम आपने सुना होगा, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। उस कंपनी के मालिक भी ब्रेंडन एच ही थे। व्हाट इज द बेसिस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम? ऑक्टल नंबर सिस्टम होता क्या है? जैसा कि आपको पता है, कंप्यूटर नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझता, वो समझता है 0 1 के फॉर्म में, ठीक है। बाइनरी नंबर जो होते हैं ना, उस बेसिस में ही, उस लैंग्वेज में ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन समझता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया ऑक्टल नंबर जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कितने से होता है? तो वो होता है 0 से 7, ठीक है। 0 से 7 जो होते हैं ना, उसको ऑक्टल कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MAN, मैन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? ठीक है, मैन का फुल फॉर्म क्या है? मैन एक नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है? जैसे लैन, मैन, वैन। बेस्ड किस पे होते हैं कि आप किस एरिया में यूज़ कर रहे हो। जैसे आप घर पे यूज़ कर रहे हो तो आपके लैन लगा होगा, आप एक शहर का नेटवर्क डाल रहे हो तो मैन होगा, और आप शहर से भी ज़्यादा कर रहे हो तो वाइड एरिया नेटवर्क या वैन हो जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि यहाँ पे मैन का फुल फॉर्म क्या है, तो मैन का फुल फॉर्म हो जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर पूछ लेते लैन का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन का तो हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसका हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड बाय डैश। वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किसने करा था? तो वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंट हुआ था, जो हम www कहते हैं ना, किसी भी साइट के आगे www लगता है, उसका इन्वेंशन हुआ था 1989 में। उसको ढूंढा किसने था? टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स ली। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? शेषाचलम आपने सुना भी होगा, बड़ी फेमस मूवी है पुष्पा, उसमें इसकी बड़ी बात की जाती है ना, चंदन की लकड़ियों के लिए। तो हमसे पूछा है वो कौन से स्टेट में है ना? ये बायोस्फीयर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। 2010 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था ना, और बड़ा यूनिक है, इसके तो फौना और फ्लोरा है इसके लिए। और इसी बायोस्फीयर रिजर्व में दो बड़ी एक फेमस मंदिर है, तिरुपति, तिरुपति नाथ जो मंदिर है वो इसी बायोस्फीयर रिजर्व में लोकेटेड है। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, वो भी इसी बायोस्फीयर रिजर्व में लोकेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, जो कि पार्ट है प्रोजेक्ट टाइगर का, है ना, वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो है कर्नाटका में, ऑप्शन बी, कर्नाटका। अगर शहर की बात की जाए तो बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूर है चिक्कामगलुरु, चिक्कामगलुरु डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहाँ पे ये लोकेटेड है। सैंडलवुड इज द स्टेट ट्री ऑफ डैश। सैंडलवुड कौन से स्टेट का स्टेट ट्री है? तो सैंडलवुड है कर्नाटका का स्टेट ट्री, ऑप्शन ए, कर्नाटका। कर्नाटका में एक शहर है मैसूर, ठीक है, जिसको हम सैंडलवुड सिटी नाम से भी जानते हैं, है ना, सैंडलवुड सिटी नाम से भी फेमस है ये मैसूर सिटी। बॉटनिकल नाम पूछ लिया जाए, अगर बाय चांस अगर आ जाए पेपर में कि बॉटनिकल नाम क्या सैंडलवुड का, तो वो भी याद रख लीजिएगा, सेंटलम एल्बम। ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नाम हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, जिसको वन महोत्सव भी कहते हैं, ठीक है, वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये स्टार्ट हुआ था 1950 में। इसको स्टार्ट करने वाले थे के मुंशी जी, है ना, इन्होंने ये स्टार्ट करा था, और ये मनाया जाता है जुलाई के फर्स्ट वीक में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जुलाई। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ रेन वाटर ड्यूरिंग एसिड रेन? एसिड रेन के टाइम पे रेन वाटर का पीएच क्या रहता है? तो एसिड रेन के टाइम पे रेन वाटर का जो पीएच है ना, वो होता है लेस देन 5.6। ऑप्शन डी, लेस देन 5.6।
ठीक है। नॉर्मल जो रेन होती है, ठीक है, एसिड रेन जो नहीं है वो होती है 5.6 से ज़्यादा पीएच वाली, है ना। अगर 5 से 5.5 के बीच में है पीएच, तो उसको नॉर्मल नॉर्मल बारिश, नॉर्मल रेन कहा जाता है, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा एसिडिक नहीं होती ना, तो इसको नॉर्मल रेन कहा जाता है। और एसिडिक होने का कारण ये है कि बारिश में SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो इसलिए एसिड रेन बन जाता है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन रिवर्स इज क्लोज टू डैश पार्ट्स पर मिलियन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है ना, नदियों में, वो कितना होता, उसकी मात्रा कितनी होती है, तो वो होता है 5 पार्ट्स पर मिलियन, जो हम कहते हैं ना 5 ppm, ठीक है। तो वो 5 ppm होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नदी के पानी में। ठीक है। अगर बात की जाए, ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि जो पल्यूटेड बारे वो होती है ना, पल्यूटेड नदी होती है, उसमें जो है वो 4 ppm से नीचे होता है, ठीक है। 4 ppm से नीचे हो गया तो वो पल्यूटेड है नदी, और अगर 14 ppm से ऊपर है तो वो अनपॉपुलेटेड है, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।